तो इस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किसी भी बिजनेस का जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के एंड में आपको पता करना पड़ता है ना, बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो एंड रिजल्ट बिजनेस का जो होता है वो दो टर्म में देखा जाता है। बिजनेस का एंड रिजल्ट दो टर्म में होता है, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट तो सबको समझ में आता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके एसेट कितने हैं, आपके पास लाइबिलिटीज कितनी है, आपकी कैपिटल कितनी है। ठीक है, तो आपको अपने डेट्स देखने पड़ते हैं, अपने एसेट देखने पड़ते हैं कि ऐसा तो नहीं आप इंसॉल्वेंट हो रहे हो। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन है, एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल पता चलती है। ये एंड रिजल्ट है। पूरी अकाउंटिंग करके हम यही चीज फाइंड करना चाहते हैं। और पूरी अकाउंटिंग का जो एंड पार्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ये दोनों पता चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें दोनों चीजें पता चलती हैं। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में याद रखो दो अकाउंट बनाए जाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। अकाउंट और स्टेटमेंट में फर्क होता है। अकाउंट में एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, लेकिन स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होती। स्टेटमेंट बस कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन जो एक प्रेजेंट होकर आपके सामने रखी गई है। तो फाइनल अकाउंट में देखो कौन कौन से दो अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पहला होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग यहां मान के चलते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। वो बात अलग है, बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे, उसमें फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सारे वर्ड यूज होंगे, तो उसमें कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट हैं और स्टेटमेंट हमारा कौन सा बनता है? बैलेंस शीट। स्टेटमेंट हमारा क्या बनता है? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें जिसमें ये दोनों क्या है हमारे? अकाउंट, और ये क्या है हमारा? स्टेटमेंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें मिलता है प्रॉफिट और बैलेंस शीट हमारी बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। इन दोनों से हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, और ये क्या बताती है हमें? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब इससे हमें एसेट लायबिलिटी कैपिटल पता चलता है और इन दोनों को बनाने के बाद पता चलता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में प्रॉफिट दो तरीके का है, एक ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे तो एक और होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो बाद में देखा जाएगा, और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं रेवेन्यू में से क्या माइनस करके? कॉस्ट या एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते तो हमारा क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है कि जब आप रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और जब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो रेवेन्यू में से अगर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और रेवेन्यू में से जब दोनों माइनस हो जाते हैं तो क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। तो एक सिंपल ऐसे समझो कि ग्रॉस प्रॉफिट की आपने कहा कि भाई हम दिल्ली गए, दिल्ली से हमने टी शर्ट खरीदी, ठीक है, 1000 रुपए की हम टी शर्ट खरीद के लेके आए, 500 रुपए मेरा किराया लग गया, 1500 रुपए, ठीक, और यहां पे हमने ले जाके उसको 4000 में बेच दी। तो 1500 की चीज 4000 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हो गया? 2500 का। ठीक है,
ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब आप देखो कि बेचने में भी कुछ पैसा खर्चा हुआ होगा, कहीं पे थोड़ा बोर्ड बैनर आपने लगाया होगा कि भाई यहाँ पे कुछ टी शर्ट बिक रही है सस्ती सस्ती, बेचने के लिए हो सकता है आप खुद खड़े रहो या किसी एक लड़के को रख लिया होगा, उसको कुछ पैसा ऐसा दिया होगा, चाय पानी पे पैसा खर्चा हुआ होगा, वो सारे एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, जहां पे जगह सेटअप, क्योंकि वहां बिजली का बिल होगा, ठीक है, अपनी जगह है तो कोई बात नहीं, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी जब आप माइनस करोगे तब आपका आएगा नेट प्रॉफिट। बात समझ में आई? तो आपने कहा भाई 1500 की चीज 4000 में बेच दी, 2500 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन जब आपने उसमें अदर एक्सपेंसेस माइनस किए तो पता चला आपका प्रॉफिट सिर्फ कितने का हुआ है, 800, 900, 1000, तो वो नेट प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये चीज क्लियर है? अब देखो जरा, इन तीनों को बनाने के लिए जो हमारे पास सोर्स है, ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा और ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें दी रहती थी? एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इनकम, गेन, लॉसेज, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हमें ट्रायल बैलेंस में दी रहती थी। तो अब देखो जरा, ट्रायल बैलेंस से आपको बनाना है फाइनल अकाउंट, ठीक है? तो एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल और ड्रॉइंग ये जाएगा बैलेंस शीट में। इनकम, गेन और लॉसेज ये जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंसेस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले जाएंगे ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट वाले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज समझ गया सब लोग? अब देखो फॉर्मेट, तो ये हो गया, हमने बता दिया कि फाइनल अकाउंट्स बनता किससे है? ट्रायल बैलेंस से। ये सारी चीजें कहां किधर जाना है, ठीक है? बैलेंस शीट फिर भी आसान होता है, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग। तो इन सब में देखो सारी चीजें बड़ी सिंपल हैं, एक्सपेंसेस दो जगह डिवाइड होने हैं। तो असली यही चीज हमें पढ़ना है कि कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में। मेन आपको यही पढ़ना है, ठीक है? मेन आपको यहां पे यही पढ़ना है। तो अब चलिए हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो दो तरीके से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। फॉर्मेट तो लेजर वाला ही है क्योंकि है ये लेजर। एक होता है कंबाइन करके, एक होता है सेपरेट फॉर्मेट। तो दोनों देख लो, हम यहां पे क्वेश्चन करेंगे तो हम सेपरेट सेपरेट वाला ही बनाएंगे, लेकिन तुम लोग जो करोगे वो कंबाइंड वाला ही करोगे, ठीक है? बाकी मर्जी तुम्हारी, जैसे भी करो। तो कंबाइंड फॉर्मेट क्या होता है? आप लिखते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended, particulars, amount, particulars, amount। चलें देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपकी डेट दी होगी 31 मार्च, जो भी ईयर दिया होगा 2023। ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग, आपने क्या किया? ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो ले लिया, पूरे पेज पे ये बना दिया ऐसी लाइन, फुल पेज पे, ठीक है? 60-40 का कि मतलब ट्रेडिंग वाला पार्ट थोड़ा छोटा और प्रॉफिट एंड लॉस वाला थोड़ा ज्यादा। तो ये ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग है और नीचे का पार्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। आई बात समझ में? कैसे फॉर्मेट बनाना है ये सबको समझ में आया? ये पार्ट पूरा क्या हो गया? ट्रेडिंग। और ये लाइन खींचने के बाद नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे दोबारा से पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखना है, वो एक ही पर्टिकुलर अमाउंट में पूरा चलता चला जाएगा, एक बीच में ट्रेडिंग और फिर उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है? कोशिश करना तुम लोग यही तरीका फॉलो करना, एक ही पेज पे दोनों बना देना। दूसरा देखो क्या होता है,
कि आप ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023, particulars, amount, particulars, amount, ये हो गया पूरा आपका ट्रेडिंग। आपने पूरा एक पेज पे बना लिया, पूरा लंबा सा नहीं बनाया, छोटा सा बना लिया। और उसी के नीचे, क्योंकि पेज तो काफी लंबा है, उसी के नीचे दोबारा से आपने हेडिंग डाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसके देखो मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा। फॉर द ईयर एंडेड का क्या मतलब है? पूरे एक साल का। प्रॉफिट एक दिन में थोड़ी पता चलता है, प्रॉफिट को फाइंड करने पूरा साल लगता है। प्रॉफिट को एक दिन में नहीं फाइंड किया जाता, पूरे एक साल आपने बिजनेस किया है। तो फॉर द ईयर एंडेड कि पूरे एक साल आपको लगे ये प्रॉफिट को फाइंड करने में, तो पूरे एक साल का बन रहा है ये फॉर द ईयर एंडेड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये चीज समझ में आया या नहीं? अब देखो इसमें लिखना क्या है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ चीजें ग्रॉस प्रॉफिट में फिक्स हैं। टू साइड पे ओपनिंग स्टॉक, टू साइड पे क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी अमाउंट है आपने यहां लिख दी। फिर टू साइड पे आप लिखोगे परचेजेस, यहां अमाउंट लिखोगे माइनस परचेज रिटर्न, इन दोनों को माइनस करके अमाउंट यहां लिख दोगे। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। ये हो गया। बाय साइड पे आप लिखोगे बाय सेल्स, यहां अमाउंट लिखी इनर कॉलम में, माइनस सेल्स रिटर्न, इन दोनों को माइनस करके यहां लिख दिया। हाँ, ये कौन सा अकाउंट बना रहे हो तुम? ये कौन सा लेजर है? ट्रेडिंग अकाउंट। और तुम कौन सा याद कर रहे हो? कैश अकाउंट। वहां किसका रूल लग रहा था? कैश का। किसका रूल लग रहा था? कैश का। कैश जा रहा है तो क्रेडिट, और परचेज करने से कैश जाता है। यहां ट्रेडिंग अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो ये चीज मत देखा करो कि सब परचेज कहां गया, आप ये देखा करो किसका अकाउंट बना रहे हो। क्या देखते हैं हम लोग? किसका अकाउंट बना रहे हैं। रूल उसका लगता है जिसका अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट में कैश का रूल, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का रूल। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल वाला। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम और गेन। ये साइड आपकी डेबिट, ये साइड आपकी क्रेडिट। डेबिट और यहां पे क्रेडिट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इनका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। यहां पे आप कैश अकाउंट से ना रिलेट करो, वो रियल अकाउंट है। मोहन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होएगा। तो हर अकाउंट जिसका लेजर बनाते हो ना, उसका रूल फॉलो होता है। ये हमेशा याद रखना सब लोग, ठीक है? ये लिख लिया। बाय साइड पे फिर आप लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड पे कुछ नहीं आएगा। याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट में इन दोनों के अलावा बाय साइड पे कुछ नहीं आएगा। जो भी चीज आएगी किधर आएगी? टू साइड पे आएगी। तो टू साइड पे अगर आप देखो तो ये अभी जो चीज हमने लिखवाई है,
सिर्फ एक्सपेंसेस ही तो है। कौन वाले एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब टू साइड पे क्या हो रहा आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों तरफ बैलेंस करोगे, अगर ये साइड छोटी होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिख देना, और अगर ये साइड छोटी हुई क्रेडिट वाली साइड तो ग्रॉस लॉस। अब मन में आता सर अभी तो आप कह रहे थे नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड पे लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पे गेन आते हैं, तो यहां पे क्रेडिट में यहां पे प्रॉफिट क्यों लिख दिया? ये बैलेंस कर रहे हैं। डेबिट साइड पे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पे इनकम। ये दिखा रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी? इतनी। इनकम ज्यादा है तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आपकी रेवेन्यू इतनी ज्यादा है, ये साइड छोटी है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो प्रॉफिट। लॉस कब होगा? जब आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? ये लॉस। तो यहां पे डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर है ये भी और ये भी। इसको बनाने के बाद आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है ना, इसको ट्रांसफर करते हो तो पूरा लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। और फिर यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट टू में है तो बाय में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी एक रूल हमने लेजर में एक बार याद भी दिलाया था कि एक लेजर से जब दूसरे लेजर में चीज जाती तो हमेशा क्रॉस में जाती है। यहां डेबिट होगा तो दूसरे में कहां जाएगा? क्रेडिट। यहां क्रेडिट है तो वहां कहां जाएगा? डेबिट। ये ग्रॉस लॉस बाय में तो किधर आ जाएगा? टू में। जो भी इनमें से दिया, ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस ये कह ही नहीं सकता कि 5 लाख का प्रॉफिट होगा 2 लाख का लॉस होगा। ऐसा कोई बिजनेस कह सकता है? नेट या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब इसके बाद देखो, कोई भी इनकम होगी बाय साइड पे, कोई भी गेन होगा बाय साइड पे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई भी लॉस होगा टू साइड पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस बच गए वो किधर आ जाएंगे? टू साइड पे। दोबारा से इसको बैलेंस करोगे, दोबारा से बैलेंस करोगे, ये साइड छोटी है तो लिखोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर ये साइड छोटी है, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये पूरा कॉपी करो। अब यहां देखो, बैलेंस शीट एज ऑन। देखो बैलेंस शीट एज ऑन, सीबीएसई में हम लोग एज ऑन लिखते हैं और आईएससी में यहां पे एज एट लिखा जाता है। फिलहाल तुम लोग उनका रूल है, वो बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं कि एट नहीं लिखा तो मार्क्स काटेंगे। तो तुम लोग ऑन भी लिख सकते हो, तुम लोग ऐड भी लिख सकते हो, तुम लोग सीबीएसई वाले हो, बट आईएससी वालों को तो ऐड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां देखो, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब देखो जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग का। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास 12 में बैलेंस शीट फिर से आएगी। ये अभी हम लोग सोल ट्रेडर की पढ़ रहे हैं, फिर क्लास 12 में कंपनी और पार्टनरशिप रहता है, और कंपनी की बैलेंस शीट पे पूरा एक चैप्टर है। और उसमें है क्या कि एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, वो ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग का दोनों का ऑर्डर होता है। ग्रुपिंग क्या कहता है कि ग्रुप बनाओ भाई। ग्रुप बनाने का मतलब है सारे करंट एसेट एक साथ लिखो, सारे नॉन करंट एसेट एक साथ लिखो, करंट लायबिलिटी सारी एक साथ लिखो, और नॉन करंट लायबिलिटीज एक साथ लिखो।
ये ग्रुपिंग कहता है। क्लब करके लिखो, ग्रुप बना दो। नॉर्मली हम लोग देखो रैंडमली लिख देंगे, क्योंकि तुम लोग के किसी के भी स्कूल में नहीं बोला जाएगा ग्रुपिंग करने के लिए। आप बस बैलेंस शीट में लिख देना, ये तुम लोग के स्कूल में बोला जाएगा। जिसके स्कूल में बोल देंगे तो पता होना चाहिए, और नहीं भी बोलना तो तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रुपिंग क्या है? आप ग्रुप बनाते हो, सारे करंट एसेट एक साथ, नॉन करंट एसेट एक साथ, करंट लायबिलिटी एक साथ, नॉन करंट लायबिलिटीज एक साथ। ये है ग्रुपिंग। रैंडमली नहीं लिखने को। ग्रुपिंग क्या कहता है? रैंडमली नहीं लिखना है कि जो मन में है, कैश लिखा, कैश लिख दिया, फिर मशीनरी लिख दिया, फिर मोटर कार लिखा, फिर डेटर्स लिख दिया। ऐसे नहीं, सारे करंट वाले लिखो, कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फिर नॉन करंट वाले एक साथ लिखो, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, ये एक साथ लिखो। सेम लायबिलिटीज में फॉलो करो। ये हो गया ग्रुपिंग। ये तो सबको क्लियर है। ग्रुप बनाना कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं। अब आता है मार्शलिंग। मार्शलिंग किस चीज पे फोकस करता है? लाइक हम लोग के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होते हैं कि सर आपने ग्रुप बनाने को कह दिया, अब एसेट साइड पे हम पहले करंट एसेट लिखें या पहले नॉन करंट एसेट? ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि रैंडमली लिखना तो हम कुछ भी लिख देंगे ना, लेकिन हमने कहा रैंडमली नहीं लिखना है, करंट एक साथ, नॉन करंट एक साथ। तो पहले क्या लिखा जाए? पहले करंट या पहले नॉन करंट? तो वहां पे फिर रोल आता है मार्शलिंग का। वहां पे रोल क्या आता है? मार्शलिंग का। और मार्शलिंग को समझने के लिए हमें एक वर्ड को समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी। करंट और नॉन करंट एसेट का बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? करंट एसेट जो साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन करंट एसेट जो लंबे टाइम तक हमारे पास रहते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब है कन्वर्टेबल इनटू कैश, कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कि कौन कितनी आसानी से लिक्विडिटी में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो जितने कम टाइम में कैश में कन्वर्ट होगा उसकी लिक्विडिटी क्या होगी? हाई। तो इधर देखो, टाइम टेकन। क्लास 12 में हम एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। अभी हम 12th वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना चाहते हैं, हम सिंपल रख रहे हैं टाइम टेकन और लिक्विडिटी। टाइम टेकन हाई है, मोर टाइम लगाओगे तो लिक्विडिटी क्या होगी? लो। लेस टाइम में कैश में कन्वर्ट होगे तो लिक्विडिटी क्या होगी? हाई। ये चीज समझ सकते हो? जल्दी कैश में कन्वर्ट हो गए तो लिक्विडिटी हाई, ज्यादा टाइम लगा कैश में कन्वर्ट होने में तो लिक्विडिटी लो। अब करंट और नॉन करंट में कौन आसानी से कैश में कन्वर्ट होगा? करंट या नॉन करंट? करंट एसेट। तो करंट एसेट की लिक्विडिटी क्या होगी? हाई। और नॉन करंट एसेट की लिक्विडिटी क्या होगी? लो। क्योंकि कैश में जब कन्वर्जन की बारी आएगी तो सबसे आसानी से कैश में कन्वर्ट कौन होने वाला है? करंट एसेट। टाइम किसको लगेगा? नॉन करंट एसेट। ये बेसिक मार्शलिंग हो गई, ये बेसिक मार्शलिंग है। हम लोग फिलहाल अभी बेसिक ही समझेंगे। क्लास 12th में और डिटेल में मार्शलिंग में जाओगे। कैसे? कि करंट एसेट में भी कौन सा एसेट पहले कन्वर्ट होगा, कौन सा सबसे आखिरी में कन्वर्ट होगा। हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कि तुम्हारे स्कूल वाले ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आधे ज्यादा स्कूल वाले। तो जिनके स्कूल वाले एक्सपेक्ट करेंगे भी वो बस यहां तक रुक जाएंगे। सेम वे करंट लायबिलिटी भी जल्दी पे होगा और नॉन करंट लायबिलिटी लास्ट में पे होगा। ठीक है? तो आप सिर्फ इस ये वाले उस पर रुक जाओगे। अब जैसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट में प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। फिर ये सब क्या एक साथ बिक सकते हैं आसानी से? नहीं। इन तीनों को बेचने में टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले कौन बिक जाएगा? फर्नीचर। उसके बाद कौन बिक जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। सबसे लास्ट में कौन बिकेगा? बिल्डिंग। और गुडविल वो तो सबसे आखिरी में बिकती है बिजनेस के साथ। तो इन चारों में भी देखो तो किसकी लिक्विडिटी कंपेरेटिवली, वैसे तो सबकी लिक्विडिटी लो है, लेकिन चारों को आपस में कंपेयर करो तो जो पहले बिका उसकी लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा, मतलब फर्नीचर की लिक्विडिटी गुडविल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी और गुडविल की लिक्विडिटी फर्नीचर, बिल्डिंग और मशीन के कंपैरिजन में कम होगी। तो इसके अंदर जो आइटम होते हैं ना उनमें भी लिक्विडिटी देखी जाती है, बट हम उस लेवल पे लिक्विडिटी नहीं देखेंगे। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नॉन करंट एसेट की लिक्विडिटी क्या होती है? लो होती है। इसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है हाई और लो लिक्विडिटी का,
बट हम लोग उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब आते हैं कि मार्शलिंग कहता क्या है। मार्शलिंग कहता है कि दो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या कहता है कि जिसकी लिक्विडिटी हाई है वो ऊपर रहेगा और जिसकी लिक्विडिटी लो है वो नीचे रहेगा। ये कौन कहता है? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस उल्टा कहता है जिसकी लिक्विडिटी लो है वो ऊपर रहेगा और जिसकी लिक्विडिटी हाई है वो नीचे रहेगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करेंगे तो ऊपर कौन होएगा? करंट या नॉन करंट? करंट एसेट। और नीचे कौन होगा? नॉन करंट। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या कहता है? जो सबसे हाईली लिक्विड है उसको ऊपर रखो, उसके नीचे थोड़ी सी लिक्विडिटी कम हुई, उसके नीचे जो थोड़ी सी और कम हुई। तो जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आओगे लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी। किसमें? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होता है? जब आप बैलेंस शीट में ऊपर से नीचे आओगे तो लिक्विडिटी कम होगी, ऊपर हाई लिक्विडिटी वाला होगा और नीचे लीस्ट लिक्विड होगा। ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या कहता है? जो ऊपर जो सबसे परमानेंट है वो ऊपर कर दो, मतलब जिसकी लिक्विडिटी लीस्ट है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे लिक्विडिटी बढ़ेगी, परमानेंसी कम होती चली जाएगी। तो इस केस में करंट एसेट ऊपर रहेगा, नॉन करंट एसेट नीचे रहेगा। इस केस में नॉन करंट एसेट ऊपर होगा और करंट एसेट नीचे होगा। लिख लो ये सारी, पिछले वाले उस लिखा है, ये लिख लो, तो पिछले वाला भी लिख लो। सो ये चीजें समझ में आ गई? तो देखो जरा बैलेंस शीट कि सर क्वेश्चन में कुछ बोलता है कि लिक्विडिटी फॉलो करो या परमानेंस, तो आंसर इज नहीं। आपसे थ्योरी में पूछेगा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है, मार्शलिंग क्या है, ग्रुपिंग क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है। देखो मैम कुछ नहीं बताएंगी पर क्वेश्चन में सब पूछ लेंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में आप हमेशा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करना। क्या फॉलो करोगे? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। देखो ये बैलेंस शीट है आपका फॉर्मेट, तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एसेट साइड पे ऊपर कौन आएगा? एसेट या करंट एसेट या नॉन करंट एसेट? करंट एसेट। तो आपने लिख दिया ऐसे करंट एसेट, और इसके नीचे सारे करंट एसेट आ जाएंगे। यहां लिखोगे नॉन करंट एसेट, नहीं, इसमें सारे नॉन करंट एसेट आ जाएंगे, जो भी नाम हो, कैश, बैंक, डेटर, इन्वेंट्री, सब लिखते चले जाओगे। लायबिलिटी साइड पे ऊपर आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, कैपिटल। अच्छा, कैपिटल में आप ड्राइंग माइनस करोगे और फिर नेट प्रॉफिट ऐड कर दोगे और यहां टोटल लिख दोगे। नेट प्रॉफिट ऐड होगा कैपिटल में, नेट लॉस होगा तो क्या करेंगे? माइनस। दोनों तरफ का टोटल क्या करना चाहिए? मैच। बैलेंस शीट मैच करानी, ठीक है। ये बैलेंस शीट। एक छोटी सी चीज याद रखो, देखो एक लास्ट चीज देख लो, ट्रायल बैलेंस वाली कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, या तो बैलेंस शीट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस, या तो ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में समझो कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा अलग से। तो एक बार ये ट्रेडिंग में देखो आ चुका है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक बार फिर से आएगा ये करंट एसेट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो बार आएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखना दो बार आएगा, बट उसमें एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन लिख लो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में, देन इट विल बी शोन ओनली इन बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ कहां आएगा? बैलेंस शीट में।
तब ट्रेडिंग अकाउंट में इसको नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है, वो दो जगह आएगा, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा तो वो फिर ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। यहां पे ट्रेडिंग में यहां से हट जाएगा, यहां पे फिर नहीं लिखोगे। ये चीज याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसी के बारे में लिख लो, इफ टू वैल्यूज आर गिवन, इफ टू वैल्यूज आर गिवन फॉर क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन है, अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन है, दो वैल्यू का क्या मतलब होता है, आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी गिवन होगा और बुक वैल्यू भी गिवन होगी। दो वैल्यू का मतलब है कुछ इस तरीके से, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितने में वो बिक सकता है और कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन है कि भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू 20,000 है, कॉस्ट उसकी 24,000 है, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन होगी तो हमेशा याद रखना लीस्ट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड। कौन सी वैल्यू कंसिडर करोगे, लीस्ट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड। जो वैल्यू कम होगी तो इन दोनों में से कौन सी कंसिडर करेंगे हम लोग, 20,000। ये चीज समझ में आया, इसको लिखो और पैकअप करो इसको आज के लिए।